नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत सिंह आज आपके लिए सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म के तरफ से आज ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यू लाया हूँ। उसके और क्वेरी किसी की थी कि किस तरह से सिलेबस कोई बता दे मुझे ज्योग्राफी का। तो अब तो अंतिम समय चल रहा है, जो सिलेबस की तुलना में इसमें तो रिवीजन किया जाता है, लेकिन सिलेबस इसका अगर आप जानना चाहें तो कुछ चीज़ों को देख लीजिए। अगर जो एनडीए मतलब ज्योग्राफी में जो आती हैं पॉइंट्स, कुछ क्या क्या चैप्टर आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तो उनको आप देख लीजिए। तो उससे आप तैयारी कर सकेंगे बेहतर और रिवीजन भी कर सकेंगे बेहतर। ठीक है। तो एनडीए में जो ज्योग्राफी में जो चीज़ें आती हैं आपकी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में जो चीज़ें आती हैं आपकी, अगर आप इसको देखना चाहें तो पहले क्या आया था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहले टॉपिक कुछ देख लीजिए कि क्या 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उससे आपको सिलेबस ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक। तो तो पहला अगर आप टॉपिक देखेंगे उसमें अपनी ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। सबसे पहला टॉपिक। ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, और लैटिट्यूड कितने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको सेकंड टॉपिक देखना अगर होगा, तो आप देखिए कि इनके इसके बाद आप रॉक्स देख लीजिए अपने। रॉक्स, कौन कौन सी रॉक्स हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स है, एक सेडिमेंट्री है, एक एक है मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। ठीक, या रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं इनको। ठीक, ISM। ठीक। अब तीसरे टॉपिक के तौर पे आप अगर आपने देखते होंगे, आपने देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एनडीए के। जो टॉपिक आए हुए हैं आपने देखा होगा। तो तो अगर आप देखेंगे इसके टॉपिक, तो लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड लैटिट्यूड हो गए, रॉक्स हो गए आपके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो आप इसमें देखिए कि ज्योग्राफी में आपने देखा होगा पीवाईक्यू में आपके जो सिलेबस में चीज़ें हैं, तो वो देख अगर ज़्यादा से ज़्यादा किससे सिलेबस में कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा वॉल्केनिक चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। वॉल्केनो के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थक्वेक के बारे में पूछा जा रहा है, और अब कभी सुनामी के बारे में पूछा जा सकता है। सुनामी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक। और साइक्लोन के बारे में पूछा जाता है अधिकतर। अगर आप फोर्थ पॉइंट पे लेंगे, साइक्लोन आ जाएंगे आपके, चक्रवात, कौन कौन से चक्रवात होते हैं और कहाँ पे आते हैं, और इनको मापा कैसे जाता है, और इनकी दशाएं क्या होती हैं, कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल हैं, कौन से हैं कि, ठीक, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से हैं, ये सब चीज़ें। और फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो साइक्लोन के बाद अगर आप चाहे देखना, तो और और आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। एटमॉस्फेयर जैसे आपके एटमॉस्फेयर में एयर का क्या रोल है, विंड का क्या रोल है, और अगर देखना चाहें तो आप टोपोस्फेयर जैसे हैं आपके, ट्रोपो है, स्ट्रेटो है, थर्मोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप वाइड उस कंसेप्ट में देखेंगे, तो ज्योग्राफी का सिलेबस में कुछ नहीं है। आप जो चीज़ें आप दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, वही सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में मिलेंगी। आप भूकंप का भी प्रभाव महसूस करते हैं, अर्थक्वेक का भी देखते हैं, और सुनामी तो आती रहती है जो समुद्र तटीय इलाके हैं, रॉक्स। और अगर आप देखना चाहें तो अ, आप 6 पॉइंट ले सकते हैं।
विंड्स का, ठीक, हॉट एंड कोल्ड, करंट का ले सकते हैं, कोल्ड करंट जैसे ये हैं, कैसी धाराएं हैं, ठंडी धारा कौन सी, गर्म धारा कौन सी है, प्रशांत के तट पर कौन सी धारा चल रही है, हिंद महासागर के तट पर कौन सी चलती हैं, अटलांटिक में नॉर्थ और साउथ अटलांटिक है उसमें कौन सी धारा चल रही है, ये सब चीज़ें। और अगर देखना चाहें तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि रेलवे मुख्यालय से भी आते हैं, वो टॉपिक वैसे ज्योग्राफी में जोड़ना नहीं चाहिए लेकिन उसको जोड़ लेते हैं हम लोग। और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं तो उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखी चाहे चीज़ तो फर्स्ट नंबर पे, अगर आप 7 नंबर पे डाल दे रहा हूँ मैं, मैपिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैपिंग आना ज़रूरी है, इसी से आपकी आधी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। 40%, क्या 40 to 60% जो आपका पार्ट है ज्योग्राफी का, वो मैपिंग के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हैं। मैपिंग के थ्रू ही आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद कर सकते हैं, और रॉक्स कहाँ पर कैसी कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, और इंडियन ज्योग्राफी में भी ये सब चीज़ें हैं। हिमालय के बारे में पूछते हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ये पूछेंगे आपसे, ठीक। मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक। जैसे मिट्टियों में आप देख सकते हैं रेगुर है, रेगुर है, आपकी एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ठीक, लेटराइट सॉइल है, तो ये सब चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो पीवाई को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, और थ्योरी के रूप में रहें तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? आपको पता है कि एक पृथ्वी की व्याख्या की बिग बैंग थ्योरी की लेमेत्रे ने, ठीक, नाम दिया होगा इसे चार्ल्स लेमेत्रे, ठीक। इन्होंने बिग बैंग की व्याख्या की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर क्वेश्चन अगर आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या या कैसे हुई, तो बिग बैंग है। एक नेबुलर हाइपोथेसिस भी है, निहारिका परिकल्पना जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उसमें भी यही व्याख्या की गई है। उसमें कांट ने निहारिका परिकल्पना दी, फिर उसके बाद लाप्लास ने उसमें कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ा बड़ा संशोधन परिवर्तन किए, तो उसको लाप्लास संशोधन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कांट और लाप्लास आपको दिखें तो वो भी निहारिका नेबुलर हाइपोथेसिस में आता है। तो जिन पदार्थों या कणों से विभिन्न पिंडों की उत्पत्ति हुई उसे क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना? एक दहकता का गोला था, उसमें विस्फोट हुए, उसके पार्टिकल्स अलग हुए, जो पार्टिकल अलग हुए उससे एक नाभिक बना, न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर से जो अधिक घनत्व के कम घनत्व की चीज़ें थी, और जो पार्ट्स अलग हुए उनके अपने अपने सबकी ग्रेविटी थी, ठीक है, और डेंसिटी थी, घनत्व था उनका अपना अपना, तो उनसे उनकी उत्पत्ति हुई। इसी तरह पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थों में गति उत्पन्न हुई और सभी पदार्थ परस्पर टकराने लगे, जिससे घनत्व में वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप तापमान में अधिक वृद्धि के कारण पदार्थों में विस्फोट हुआ, और इसे ही महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं, ठीक। अब अर्थ के बारे में देखिए। अर्थ जो है हमारी, पृथ्वी का कार्य कैसा है? पहले पृथ्वी को तस्तरी की तरह चपटा माना गया, ठीक है। अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल भी नहीं है, ठीक है, स्फेरिकल इसका है थोड़ा, ठीक। और इसकी आकृति अगर पूछी जाए तो जियोइड है, ना गोले में है ना पूरे वृत्त में है, जियोइड है, ठीक। पृथ्वी जो है थोड़ी चपटी हुई है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है तो चपट गई है। तो आप देखेंगे कि लैटिट्यूड की तरह ये फैली हुई है और ऊपर से ऐसे है, ठीक। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे अक्षीय झुकाव कहते हैं। अक्ष पर झुकी है इसलिए अक्षीय झुकाव। घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं, तथा अक्षीय झुकाव के कारण विभिन्न अक्षांशों पर दिन एवं रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है ध्रुवों पर जैसे, ठीक। क्योंकि इसकी आकृति गोल नहीं है या चपटी नहीं है, अगर चपटी होती तो एक ही साथ सूरज की रोशनी जाती, लेकिन ऐसा ना होने के कारण कुछ दशाओं में दिन और रात में अंतर पाया जाता है, ठीक। और पृथ्वी जिस पथ है या ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण पथ कहते हैं, ठीक, परिक्रमण पथ कहते हैं। परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है और यह 66.5 डिग्री झुकी हुई है
ये भी इंपॉर्टेंट है, 66.5 डिग्री ऑर्बिट पे छुई हुई है, जिसे कक्षीय झुकाव कहते हैं, इसे कक्षा का झुकाव कहते हैं। जो उसकी स्फेरिकल बॉडी जो है उसके कारण ये कक्षीय झुकाव बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश, देखिए, लैटिट्यूड, अक्षांश, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब समझ लीजिए आप, कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। तो लैटिट्यूड का मतलब है लेटा, लेटते कैसे हैं आप, हॉरिजॉन्टल, तो लैटी मतलब लेटा, तो अक्षांश। ठीक, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग है, लंबा। ठीक, वर्टिकल तो लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल जो है इसका 0 डिग्री से पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आप 0 डिग्री से आप अगर पृथ्वी का जो शेप है जी थोड़ा अलग बन गया, तो ये 0 डिग्री से आप कोई भी लेते हैं, तो आप कुछ भी डालेंगे यहाँ पे तो आपको भी थोड़ी दूरी मिलेगी। समान अक्षांश के स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो विषुवत रेखा के समानांतर दोनों और ध्रुवों तक खींच जाती है, इन्हें अक्षांश कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर पैरेलल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पैरेलल। ठीक, क्योंकि दूरी इनकी बराबर होती है। तो देखिए लिखा भी इसमें 1 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, 1 डिग्री यही है, 1 डिग्री के अंतराल पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है लगभग 111.16 किलोमीटर होती है, जो स्थिर रहती है, इसीलिए इनको पैरेलल कहते हैं, समानांतर। ठीक, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में ध्रुवों की ओर जाने पर कमी होती है, जाहिर सी बात है। ये आपका नॉर्थ पोल है, और अगर ये देखा जाए तो साउथ पोल है आपका, नॉर्थ पोल, और ये आपका नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक, ये है। तो आप जब ध्रुवों के और पोल की तरफ जाएंगे तो इसकी दूरी कम होती जाएगी। और 1 डिग्री के अंतराल पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा सहित कुल कितनी संख्याएं हैं, 181। लेकिन 90 डिग्री अक्षांश क्या है, एक बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु, इसलिए इनकी रेखाएं हो जाती हैं 179। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं, ये है लॉन्गिट्यूड आपकी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो अक्षांश रेखाओं पर लगभग लंबवत होती हैं, ठीक, वर्टिकल होती हैं, अक्षांश रेखाओं को काटती हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड में जहाँ 0 डिग्री है देशांतर वहीं है, ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच एक जगह है, गांव है एक वहाँ का। तो वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर उसे कहते हैं। ठीक है, तो और दो देशांतर रेखाओं के बीच के छेद को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। देशांतर रेखाएं कैसे बनती हैं, अगर आप देखेंगे देशांतर रेखाएं तो ठीक, तो यह आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये आपका होगा नॉर्थ पोल, और ये होगा आपका साउथ पोल। देशांतर रेखाएं जब ऐसे आधार बनाकर ऐसे ऐसे खींच जाएंगी। ठीक, ये देशांतर रेखाएं हो गई। और लैटिट्यूड के आपके क्या हो जाएंगे, जब, ठीक, ये आपके लैटिट्यूड हो गए, ये। ठीक, ये जो हैं आपके लॉन्गिट्यूड है, और ये जो रेखाएं हैं ये आपके लैटिट्यूड है। ठीक, अक्षांश और देशांतर हो गए। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये दो देशांतर रेखाएं जो ये और ये है, इनके बीच का जो एरिया है इसको हम गोर कहते हैं।
और दो अक्षांश रेखाओं के बीच, मतलब जो लैटिट्यूड हैं, इनके बीच के एरिया को क्या कहेंगे? ये जोन होते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं कटिबंध जोन। ठीक, जैसे ना अ, अब ये जो इनकी संख्याएं हैं ये देख लेते हैं। आगे क्या है? समय की गणना देख लेते हैं। समय की गणना किन किन आधारों पर करते हैं हम? स्थानीय समय, मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। समय गणना, स्थानीय समय क्या है? इस स्थान पर देशांतर के समय को बताती हैं, बताता है। ठीक है, ये नहीं, ठीक, बताता है। स्थानीय समय कहा जाता है किसी भी स्थान या देशांतर के शुद्ध समय को। ठीक है। और मानक समय रेखा क्या होती है? मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम है ना। एक है स्थानीय समय, हो गया लोकल टाइम। ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। किसी क्षेत्र के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा होती है। ठीक, मध्य से गुजरने वाली किसी भी क्षेत्र के, जैसे भारत के बीच से गुजरती है एक रेखा। भारत का स्टैंडर्ड क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ज़्यादा भारत का ईस्टर्न पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं। तो इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को ही मानक समय माना जाता है। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक समय रेखा माना गया है। देखिए भारत जो जो है 30 डिग्री देशांतर के लगभग 30 डिग्री की माना जाता है। तो इस हिसाब से भारत में दो टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन भारत में कितने टाइम जोन है? सिर्फ एक। तो और हाँ, रसिया में अगर देखा जाए, रूस में कितने टाइम जोन है? 11। ठीक, एरिया बड़ा है तो वहाँ के जो लैटिट्यूड हैं वो ज़्यादा हैं, लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच टाइम क्या होता है? ग्रीनविच सही जगह के नाम से है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। इस संदर्भ में ही विश्व के विभिन्न देशों का समय निकाला जाता है। ग्रीनविच, अब देखिए, जीएमटी से पूर्व की ओर जाने में 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे की वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर इसी अनुपात में कमी आती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के अनुरूप आइडियल निर्धारित की गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की तिथि को एक समान रखना। विश्व की जो वर्ल्ड की जो डेट है, क्लॉक है, वर्ल्ड क्लॉक है, उसको समान रखना कि हर जगह अलग अलग समय समय समझ में आए। तो विश्व के सभी देश और स्तरीय भाग को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से एक ही ओर रखा गया है ताकि पृथ्वी को एक समान रखा जा सके। इनके मार्ग में कोई स्तरीय भाग आता है तो ये मोड़ दी गई हैं। ठीक है, मोड़ दिया गया कहाँ कहाँ? 3 जगह से मुड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कितनी जगहों से मोड़ी गई है? 3 जगहों से मोड़ी गई। कहाँ से? बेरिंग सी, अलास्का के पास एक बेरिंग सागर है, अलुसियन द्वीप, अलुसियन आइलैंड, और एक फिजी। फिजी द्वीप तो है एटॉल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एटॉल के लिए प्रसिद्ध है, एटॉल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ एटॉल होते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं पीवाईक्यू। अब ये विभिन्न सालों के हैं, एक ही साल के नहीं है क्वेश्चन। आप ये ना देखिए कि किस साल के हैं। इसमें आपको 2020 के भी मिलेंगे, 2022 के भी मिलेंगे, 2023 के भी मिलेंगे, और जो एनडीए फर्स्ट हुआ था 2024 में उसके भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। तो सुविधा अनुसार लगाए गए हैं जिससे कि आपके कुछ सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएं और आपको समझ में भी आए कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन बने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सेल रॉक अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रॉक्स जो हैं, ठीक, अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। दूसरा है अपक्षयण, अपरदन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। अब ये अपक्षयण क्या है, अपरदन क्या है? अपरदन मतलब इरोजन, किसी चीज़ का कटाव, और अपक्षयण होता है वेदरिंग। ठीक, सेलों और कायांतरण मतलब कि मेटामॉर्फिक। ठीक, ये रूपांतरित होती हैं, मेटा। अगर हिंदी कभी समझ में ना आए तो इंग्लिश का पोर्शन भी देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो रॉक्स जो हैं अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। हाँ, सही बात है।
ये बदलते रहते हैं किस्में किस्में, कभी इग्नियस हो जाते हैं, कभी सेडिमेंट्री हो जाते हैं और कभी मेटामॉर्फिक हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए बदलते रहते हैं। वेदरिंग, इरोजन और मेटामॉर्फिक के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। हाँ होता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके दोनों सही, एक और दो। अब ये वेदरिंग और इरोजन क्या है, इसको हम लोग आगे शायद एक क्वेश्चन और आएगा उसमें देखते हैं। हाँ ये रहा। तो ये अपक्षय, बृहच्छरण, अपरदन और परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? अनाच्छादन, डेन्यूडेशन और अंतर्जात प्रक्रिया, एंडोजेनिक प्रोसेस और पटल विरूपण, डिएस्ट्रॉफिज्म और पर्वत निर्माण। ठीक, तो अब ये क्या चीज़ है, अब ये समझिए कि ये किसके कारण है। वेदरिंग, वृहद क्षरण हो जाएगा, मास वेस्टिंग किसे कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा मास वेस्टिंग, मतलब बड़े पैमाने में किसी चीज़ का क्षरण होना, समाप्त होना। ठीक है, अपरदन तो इरोजन हो गया, और परिवहन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर होगा अनाच्छादन, डेन्यूडेशन। ठीक, अभी डेन्यूडेशन क्या है और इसके कारण ही क्यों होता है ये देखिए। ठीक है, डेन्यूडेशन जो है एक देखो, फोर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में अपनी। एक होता है इंटरनल और एक होता है फोर्स एक्सटर्नल। ठीक, जैसे ये एंडोजेनिक प्रोसेस हो गया और एक्सट्रोजेनिक प्रोसेस हो गया, जैसे है ना, तो एक फोर्स होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, कारण शब्दों में से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है ये। देखिए एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसकी वजह से डेन्यूडेशन बनता है। ठीक, डेन्यूडेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक, अनाच्छादन की जो क्रिया होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होती है। तो जो अनाच्छादन है इसी के दो पार्ट होते हैं, जिसे हम वेदरिंग और इरोजन कहते हैं। इसी के दो पार्ट हम लोग बना देंगे, एक हो जाएगा वेदरिंग, ऐसा, एक वेदरिंग। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया वेदरिंग, एक हो गया इरोजन। ठीक, तो ये क्या है ये समझना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई चीज़, अब डेन्यूटेशन हुआ, ये क्यों हुआ, इससे क्या डेन्यूटेशन से क्या बनती चीज़ें, देखिए जो आपने कभी पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थ की, उसमें जैसे इनका निर्माण होता है कि पर्वत का निर्माण कैसे किस प्रक्रिया के थ्रू हुआ, और समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ, या पहाड़ों का कैसे हुआ, महासागरों का कैसे हुआ, वो सब जो है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हुए, डेन्यूटेशन का ही परिणाम है। तो इसी तरह से जो वेलिंग जो है एक ही स्थान पे जो कटाव होता है ना, वो होता है। इरोजन क्या है, नदी, उनके द्वारा जो काट छाड़ की प्रक्रिया हो रही है, वो इरोजन है। ठीक है, और अगर आप जाएं तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, ये अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे देख लेते हैं, एक बार सेप लेते हैं। देखिए अब 0 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो और अगर देखा जाए तो ये आपके अक्षांश पूछ रहा है, लैटिट्यूड पूछ रहा है, तो ये है दीर्घतम अक्षांश कौन सा है, देखिए आप।
डिग्री हो गया, ये हो गया आपके 23.5 डिग्री। ठीक, तो यही पूछ रहे हैं, ये होगा 66। ठीक, सबसे आसान चीज़, जब भी क्वेश्चन आए एक शेप बना लीजिए अच्छा खासा। अब देखिए, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है पूछा है, लैटिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड कौन सा है? 90 डिग्री। तो एक पॉइंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। 23.5 डिग्री, तो ये है, ये भी नहीं हो सकता। और 68 तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा आंसर है? 0.0 डिग्री से बड़ा, ये आपका। ठीक, ये चीज़ जो है 0 डिग्री से, ठीक है। ठीक, सिंपल चीज़ थी। तो थोड़ा सा इत्मीनान से अगर इन ज्योग्राफी क्वेश्चन को हल किया जाए तो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो दिन किस समय, मतलब देशांतर, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। में सुबह के 7 बजेंगे। अगर भारत में 12 बजे हैं तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे निकालना होता है। ये एनसीईआरटी में अच्छे से बताया भी गया है, तो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ, रिविजन हो जाएगा आपका। देखिए, कह रहा है कि यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस देशांतर में सुबह के 7 बजेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो लैटिट्यूड की संख्या है वो 360 है। ठीक, 300। अर्थ का शेप कितना है, गोले का मानते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। और अर्थ जाति कितना है, जोन कितने हैं, 24 लैटिट्यूड जोन। ठीक, बताया था मैंने कि लैटिट्यूड को जोन में हम लोग बांटते हैं। तो 24 जोन है, 12 उधर के 12 इधर के। ठीक, तो अगर देखा जाए तो उसको डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो क्या आएगा? 30 डिग्री 12 घंटे में घूमता है। ठीक है ना? तो कुछ सिंपल तरीके से समझ लीजिए, और लेंथी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल चीज़, देखिए, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है धरती। तो जब अर्थ को पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो अब ये समय का डिफरेंस देखिए कितना है, 5 घंटे का। ठीक, 5 और 7 12, 5 घंटे का। ठीक, जो भारत का देशांतर कितना है, देशांतर ही पूछ रहा है। तो भारत का देशांतर हम लोगों ने बताया था कि स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का है वो है 82.5। ठीक, डिग्री, ये है स्टैंडर्ड टाइम भारत का, 82.5 डिग्री पे। तो 5 घंटे में कितना जाएगी पृथ्वी, ये देखना है आपको। ठीक है, समझ आया आपको? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करते हैं तो 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री। अब इस हिसाब से तो 5 घंटे का अंतर निकालिए आप। तो 5 घंटे में कितना घूमेगी, 25 डिग्री। ठीक है, अर्थ जो है 5 घंटे में 75 डिग्री घूमेगी। तो
डिफरेंस निकालते हैं हम लोग 82.2 75 हो जाएगा आपका 9.5। और भारत की स्थिति जो है ईस्टर्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 है, ठीक। 575 डिग्री। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्व करते समय ध्यान नहीं रहता कि इसको माइनस करना है, तो लोग आंसर लगा देते हैं 75 डिग्री ईस्टर्न। ठीक, तो नहीं, आपको भारत से पूछ रहा है भारत के समय को, तो भारत के स्टैंडर्ड टाइम को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किस देशांतर में सुबह के 7 बजे, ये भारत का ही एरिया पूछ रहा है, ना कि किसी और देश का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीका निकालने का, आप 1 डिग्री का देख लीजिए कि कितने घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। 15 डिग्री घूमने के लिए उसको 1 घंटा चाहिए। तो 60 डिग्री घूमने में कितना चाहिए सर के सामने? हाँ। अगला प्रश्न है कि मैग्मी पदार्थ का एक बृहद पिंड जो भूप्रपट्टी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? ये चीज़ अच्छी है। तो जब वॉल्केनिक क्रिया होती है, जब हम आते हैं और ज्वालामुखी फटता है तो कैसे होता है, तो इनको हम लोग कहेंगे बैथोलित। ये क्या है? बैथोलित क्या है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? जब अर्थ के कारण कहीं कहीं भूकंप के कारण वॉल्केनो एरोजन होता है, तो क्या होता है देखिए आप। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ये लावा है, मैग्मा। ठीक है, आप इससे लावा देख लीजिए, ये है। तो कह रहा है कि क्रस्ट, भूपट्टी मतलब क्रस्ट है ये, ठीक है। और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। तो पैथोलिक जो होता है लावा का जमाव है एक, जो इसके सेंटर पे ही होता है, ये बैथोलित है। ठीक, महास्कंद, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं कुछ। लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ जो है बैथोलिथ का ही जस्ट अपोजिट है। जैसे बैथोलिथ जो है लावा के ऊपर ही बनता है जस्ट ठंडा होने पर, वैसे ही लैकोलिथ जो है ये ऊपर बनता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये लैकोलिथ है। तो अगर क्वेश्चन इस बार ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसे हो सकता है कि ऊपरी भाग में कौन सी संरचना विकसित होती है ज्वालामुखी के, तो लैकोलिथ। ठीक। और लेपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ जो है मोड़दार के रूप में बनता है, जैसे आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक, ये जो आपका है ये है फैकोलिथ। फैकोलिथ। ठीक। लोपोलिथ जो है सिंडर नुमा जमा होता है, सिंडर होता है एक, बेसिन जैसे बनता है। ठीक है, बेसिन कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे वैसे बनता है। तो ये लोपोलिथ है। तो इसको अगर समझना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, ये है बैथोलिथ जैसा, बैथोलिथ जैसा, किंतु ऊपर ऊपर। ठीक। लोपोलिथ, ये बेसिन नुमा जमा है लावा का। ठीक। ठीक। और फैकोलिथ मोड़ के रूप में होता है। ठीक, सिंपल चीज़ याद रखिए, मोड़ के रूप में।
हम लोग कह सकते हैं जिग जैग। जिग जैग के रूप में, ठीक है। तो सिंपल चीज़ थी ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा था? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लिमैत्रे ने दी थी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। जो निहारिका परिकल्पना है ये लाप्लास की है। पहले कांट ने दी, ठीक है। कांट में कुछ संशोधन किया तो आया लाप्लास, ठीक। लेकिन सर्वाधिक मान्य क्या है? बिग बैंग थ्योरी। और इसके बारे में बता देता हूँ। बिग बैंग की बाद में व्याख्या की हब्बल ने। एक हब्बल थे, तो हब्बल जी कहते हैं, इनके हब्बल के अनुसार क्या है, हब्बल एक महोदय थे, तो इनके अनुसार क्या है, हब्बल कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठीक। अब किस प्रश्न आ जाए कि किसने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैलाव की स्थिति में है, तो वो हब्बल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षरकूट CFA किसका द्योतक है? देखिए, कोपेन एक प्रोफेसर थे, जर्मनी में पैदा हुए ये, और इन्होंने कुछ विभाजन किया रेखाओं का। तो अगर इनको देखना चाहें तो इसको तो आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी रहता है कि क्यों इन्होंने जो ये 3 अक्षर दिए हैं, C कैपिटल में, F स्मॉल में, A स्मॉल में, इन्होंने विभाजन किया जलवायुओं का प्रदेशों के अनुसार। जैसे कैपिटल में इन्होंने 6 अक्षर लिए, ABCDEHF नहीं लिया, F क्योंकि स्मॉल है, ठीक। ऐसे लिए। तो इस तरह इन्होंने 6 चीज़ें ली, जैसे कैपिटल ABCDE और H, ठीक ऐसे। तो इस हिसाब से ही इन्होंने किसी को ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, सेमी ट्रॉपिकल में, वेट ट्रॉपिकल में ऐसे बांटा। तो इसका आंसर हो जाएगा वेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक। आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो कोपेन का वर्गीकरण देख लीजिएगा कि इन्होंने किस हिसाब से इनको बांटा है। इस तरह इन्होंने 17 विभाजन किए हैं स्मॉल में, ABCD करके, ABCDF, हाँ, E ऐसे, एंड इस तरह इन्होंने बांटे हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको बिना याद किए, बिना समझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। एक बार प्रैक्टिस करने पे समझ में आ जाती चीज़ें कि जब आप इनको देख लेते हैं कि इसने ए में किसको बांटा है, बी में किसको बांटा है, या सी है, तो सी आर्द्र हो गया आपका, ठीक है। ए क्या है? ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है, सेमी एरिड है, ठीक है। ह्यूमिड कौन सा जोन है, ठीक है। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कह सकते हैं इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ख पट्टिका है? ठीक है। तो मुख्य पट्टिका जो है, मतलब प्लेट है, पट्टिका मतलब प्लेट, ठीक। तो पैसिफिक है। कुल 6 प्लेटें हैं जो पूरे दुनिया में फैली हुई हैं, अर्थ में। तो अगर इनको जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। एक तो पैसिफिक है ही है। तो ये प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, ये तीनों, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। इस तरह की 7 प्लेटें हैं छोटी, और 6 बड़ी प्लेटें हैं। तो 6 बड़ी प्लेटों में अगर देखना चाहें तो तो बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? अगर बड़ी प्लेटें आप देखेंगे, जल्दी समझ लेते हैं। तो एक तो पैसिफिक हो गई आपकी, ठीक। एक हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट, एक हो गई अफ्रीकन प्लेट, और एक हो गई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब कि यूरोप और एशिया का मिक्स रूप है ये, ठीक है, यूरेशियन, ठीक। यूरोप और एशिया जो है इसी प्लेट के द्वारा अलग अलग होते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया के बीच में ये प्लेट बनी हुई है, इसीलिए यूरेशियन प्लेट कहते हैं। और इसी प्लेट के टकराव से हिमालय भी का भी जन्म हुआ है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हो गई, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5।
और 6 प्लेट हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसी तरह 7 छोटी प्लेटें, अगर आपको 6 बड़ी याद हैं, 6 बड़ी प्लेटें, ठीक। तो 7 छोटी प्लेटें तो कोकोस हैं, अरेबियन है, फिलीपीन है, इसी तरह कैरेबियन है, ठीक। तो ज़रूरत नहीं है, तो 6 बड़ी प्लेटें अगर याद हैं तो आप इनको बता सकते हैं, ठीक। पैसिफिक बेल्ट सबसे बड़ी है, और पैसिफिक प्लेट में ही मैरियाना ट्रेंच एक जगह है, सबसे गहरा स्थान है, करीब 11,000 11,500 लगभग किलोमीटर। ट्रेंच मतलब समुद्र के गहरे भाग होते हैं ट्रेंच। लिथोस्फीयर किससे बना होता है? तो आप जानते होंगे कि अर्थ की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका इसकी संरचना है, वो कैसे बनी है। तो आप ये क्या होगा? ये है, ये है, ये है। 3 चीज़ें हैं अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, मेंटल, ठीक। और ये है कोर, कोर भी है यही और क्रोड भी यही है, ठीक। तो कोर और क्रोड, ठीक, ये चीज़ें हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। तो ये पूछ रहा है कि लिथोस्फीयर किससे बना है, स्थल मंडल। तो ये पपड़ी जो है ना, ये भू प्रॉपर्टी है एक तरह से, भू का अनुवाद है, ये क्रस्ट है, ठीक। और निचला प्रवाह दिया ही हुआ है मेंटल। तो ये बना है क्रस्ट और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह मतलब अपर मेंटल से, ठीक, अपर मेंटल, अपर मेंटल से बना है, ठीक है। क्यों? देखिए, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो जो इसका ऊपरी भाग है मेंटल का, ये अगर इसको हम लोग डिवाइड करें ऐसे, ये ये जो एरिया है ये अपर मेंटल है, ठीक, ये, और ये लोअर मेंटल है, ठीक है। तो क्रस्ट बना है अपर मेंटल और ओह, लिथोस्फीयर बना है मेंटल और क्रस्ट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, में और कुछ बताने को तो है नहीं। अगर ये आप जान सकते हैं कि मेंटल जो है मैग्मा का स्रोत होता है, जो ज्वालामुखी होता है वॉल्केनो, उसका स्रोत क्या होता है, मेंटल होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर कब सुना जाए कि मैग्मा का जरिया क्या है आने का, तो वो है मेंटल, मेंटल है भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह एक मेंटल प्लम होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक क्लास लूँगा आपकी मैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बता जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा के दौरान आपको एक विशालकाय गोलार्ध में दिखता है, जो भारी वर्षा के कारण अलग हो गया है, ठीक है, पहाड़ से नीचे गिर गया। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया या किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है? तो ग्रहक्षरण, मास वेस्टिंग, एक है मास वेस्टिंग, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन, ठीक, 2 चीज़ें हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये वर्षा के दौरान केवल हल्की ढलान पर घटित होते हैं। ये सामान्यतः प्रचुर मृत्तिका वाली मृदा, क्ले रिच ऑयल में घटित होते हैं। भूकंप से भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग प्रेरित होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जानिए। तो ये वर्षा के दौरान केवल हल्की ढलान पर घटित होते हैं, नहीं, केवल सब पे विचार करके क्वेश्चन को गलत कर दीजिए हमेशा। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम, सीडीएस हो, एनडीए हो, उसमें आप प्रश्नों को देखेंगे, अगर कुछ भी प्रश्नों को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो जैसे ओनली या हमेशा ऐसे प्रश्न अगर आए ना, तो उस पर ध्यान दीजिए कि बाकी 2 ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत स्वरूप में गलती होगा, ठीक है।
तो दो गलत सही हो जाएंगे आपके, ये दो और तीन। तो दो और तीन। ठीक। एक भौगोलिक परिघटना के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है हमें। अति प्रवण पर्वत की ढाल से हिम और बर्फ की तेज धारा का गर्जन के साथ गिरना। ठीक। पहाड़ से गिरना। यह स्की करने वाले स्कीयर और पर्वतारोहियों के लिए जोखिमपूर्ण हाँ है, जो सही है। इसमें मिश्रित रूप से पदार्थों का गिरना, लुढ़कना, फिसलना, बहना शामिल है। यही चीज़ है वेदरिंग और इरोजन के रूप में। ठीक। वेदरिंग के रूप में ये चीज़ आती है। ठीक है। तो, तो ये क्या है? स्लम्प या मृदा प्रवाह, हिमधाव, एवलांस, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग या सैल स्खलन, रॉक स्लाइडिंग। तो पहाड़ के पर्वत और बर्फ के बारे में बात हो रही है, हिम और बर्फ के बारे में, तो इसका तो एवलांस ही हो जाएगा। ठीक है। ये वेदरिंग और इरोजन के परिणाम हैं। ठीक है, वेदरिंग के। हाँ। तब तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक। ट्रॉपिकल डेजर्ट क्षेत्रों में अपक्षय के सर्वाधिक व्याप्त रूप से संभावना निम्नलिखित में से किसकी है? यांत्रिक, रासायनिक, जैविक या निक्षारण। तो इसका उत्तर होगा यांत्रिक। ठीक है। ये क्यों है? क्या होता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, आपने थार का मरुस्थल देखा होगा, उसमें भी तो गर्म और ठंडे के कारण ये ऐसा होता है, लो और हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बनता है? इसका कारण क्या है? लो और हाई टेम्परेचर लिख लीजिए आप चाहे तो, लो हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रातें ठंडी और दिन बहुत गर्म होते हैं। ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? मैकेनिकल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं, वैसे अभी अभी क्वेश्चन कराया गया है, छोटी प्लेट है तो नहीं है, तो अंटार्कटिका नहीं है। ठीक। बताया था अभी मैंने कौन कौन सी प्लेटें होती हैं। एक पैसिफिक प्लेट है, एक अंटार्कटिका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक। और एक यूरेशियन प्लेट है, तो ये अंटार्कटिका प्लेट है। ठीक। और बाकी कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, ये छोटी प्लेटें हैं। तो जैसे कोकोस प्लेट जो है, ये पेरू के पास कोकोस मतलब पनामा। ठीक। कोकोस आइलैंड है पनामा में, ये पनामा में पड़ती है प्लेट। ठीक। ये पनामा में है। ठीक है। और नाजका प्लेट जो होती है, नाजका प्लेट है पेरू के पास मिलती है। ठीक है, तो पेरू कहते हैं इसे। ठीक। ये पेरू में है। तो छोटी प्लेटें कितनी है? 7 हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, भूकंप का जो पॉइंट होता है ये है। ठीक। कह रहा है भूकंप किस बिंदु से आते हैं, उद्गम बिंदु क्या है इसका? तो ये भूकंप आया, तो ये भूकंप हो गया। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फोकस, मतलब भूकंप मूल। ठीक, ये फोकस होता है। अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र जो है 90 डिग्री के कोण पे बनता है। ये भूकंप की तरंगें जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं इसकी। ठीक। तो वो होता है एपिसेंटर। अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ठीक। इसके बाद ही जो वोल्केनिक क्रिया होती है घटती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूपृष्ठ पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। फोकस से जो वर्टिकल होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। 90 डिग्री पे। ठीक है।
भूकंप प्राथमिक और द्वितीय तरंगें उत्पन्न करता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र से बाहर की ओर संचारित होती हैं। हाँ, जब भूकंप एपिसेंटर की ओर जाता है इसका, तो यहाँ से दो तरंगें निकलती हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती हैं वो सारे माध्यम में चलती हैं, मतलब कि ये सॉलिड में भी जाएंगी, लिक्विड में भी जाएंगी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में जाती हैं, लिक्विड में नहीं जाती हैं, ठीक है। तो और जब इन दोनों टंगों का टकराव होता है आपस में, जब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव टकराती हैं तो आपकी लैंड वेव्स आती हैं, ठीक, या लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। इसी के कारण भूकंप सर्वाधिक तबाही इसी के कारण होती है। अब अगला है उथले उद्गम केंद्र वाले भूकंप की तुलना में गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप से अधिक क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। देखिए, उथला उद्गम केंद्र और गहरा उद्गम केंद्र, तो जो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के होते हैं उनसे ज़्यादा सिर्फ हलचलें होती हैं, लेकिन जो उथले होते हैं उनसे तबाही होती है। जैसे आपने देखा होगा भूकंप को मापने के रिएक्टर होते हैं, पैमाने बनाए गए हैं रिक्टर स्केल में, तो उनमें जो पॉइंट दिए जाते हैं 6-7 श्रेणी के भूकंप जाते हैं ना, कैटेगरी में आए हैं, तो वो उथले उद्गम केंद्र से आते हैं, ना कि गहरे। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे पहले और दूसरे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बतानी इसमें, ठीक है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो महासागरीय, महासागरीय प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से भारी है। कह रहा है कि ओसेनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी है, तो हाँ भारी है। पृथ्वी की अधिकांश आंतरिक उष्मा मेंटल के भीतर समाहित है, मेंटल, हाँ, क्योंकि मैग्मा का स्रोत क्या है? मेंटल, ठीक, तो मेंटल भी सही है। प्रॉपर्टी क्रस्ट में, ठीक, या प्लेट में वृहद संवहनी कोष्ठों द्वारा ऊष्मा प्रसारित होती है। प्लेट विवर्तनिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है, नहीं ये नहीं क्वेश्चन है, ये हमेशा गलत हो जाएगा क्योंकि मेंटली इसका स्रोत है, ठीक है। तो अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये प्लेट्स क्या होती हैं, ओसेनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, देखिए प्लेटें दो होती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, ठीक। तो समझ लीजिए कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओसेनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट है ओसेनिक प्लेट। तो जो ओसेनिक प्लेटें होती हैं वो बनी होती हैं बेसाल्ट से, ठीक। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो बनी होती है ग्रेनाइट से, ठीक। इसलिए बेसाल्ट जो है ग्रेनाइट से भारी होता है। और ठीक, और ये प्राथमिक चट्टानें भी हैं, ठीक, प्राइमरी रॉक्स हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक। तो और ये प्राइमरी रॉक्स भी हैं, ठीक है, दोनों प्राइमरी रॉक्स। अगला प्रश्न है, स्नो, स्लीट और हेल, ओला निम्नलिखित में से किसके रूप हैं? वर्षण, प्रेसिपिटेशन, संघनन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। तो ये प्रेसिपिटेशन के हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक, वर्षण के ही रूप हैं ये। वर्षण क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण जो स्नो है पानी के रूप में नीचे आती है तो वो प्रेसिपिटेशन होती है, इसी के ये रूप बने हुए हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, आइसलैंड में विवर्तनिक या वॉल्केनिक मूवमेंट जो है के लाभों में शामिल क्या है? ठीक, विवर्तनिक मतलब कि टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक, ठीक। ऐसे तो ऑप्शन है आपके, प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, नवीन भूमि का सृजन, पर्यटकों के लिए आकर्षण, नीचे आकर्षण, ठीक। तो ये नीचे जो है ये नहीं है, ठीक। तो
दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है इसमें। तो तीनों ही चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिक्याविक, ठीक। अंडर करंट स्तर, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी, ठीक, ये है क्या? पहले तो ये जानना चाहिए। ये ट्रम्बलिंग से संबंधित है, पहले ये जान लीजिए। ट्रम्बलिंग क्या होता है? तो ट्रम्बलिंग होता है पहाड़ी क्षेत्रों में उल्टी टोकरी समझ लीजिए, या अंडा काट के उल्टा कर दीजिए, तो ये ट्रम्बलिंग की आकृति बन जाती है, ठीक है। ये ट्रम्बलिंग की आकृति है। एस्कर भी जो हिम जमाव होते हैं बर्फ़ के, ग्लेशियर्स के जाने पर फैल जाता है, जो वो एस्कर का रूप धारण करते हैं। सर्ग भी इसी तरह के पीछे छोड़ी जो मिट्टी बनती है ना, उससे डिजाइन बन जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये सर्ग होते हैं, ठीक। रिंग जैसे बन जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये तो अर्थ है, और बाकी के बारे में आपको पता होगा। मरकरी तो सूर्य के सबसे नज़दीक है ये, और सबसे गर्म भी होता है ये, और सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, जुपिटर, ठीक है। शुक्र पर एक विशाल पठार पाया जाता है, ठीक, ये देख लीजिए। एक पठार पाया जाता है, एक विशाल पठार, एक प्लेट्यू पाया जाता है इसमें, विशाल पठार। इसको कहते हैं लक्ष्मी पठार, ठीक। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर बुध आ जाए, मरकरी आ जाए, तो उससे क्या कहेंगे? ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक में, ठीक। मैरियाना ट्रेंच मैंने बताया था अभी, मैरियाना। ये ट्रेंच क्या होते हैं? ये समुद्र में डूबे हुए पत्थर होते हैं, रिड्ज होते हैं, ठीक है, सबसे गहरे भाग, ठीक। पैटागोनिया का मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है, ठीक है, तो ध्यान करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण या कंडेंसेशन का रूप नहीं है? तो साहिम वृष्टि नहीं है, हिम के साथ वर्षा नहीं है, ठीक है, बर्फ के साथ वर्षा, ठीक, साहिम। ओस, कोहरा, तुषार जो है ये सी के रूप हैं, सहायता का प्रेसिपिटेशन के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? ठीक, देखिए, बादल जो होते हैं तरह तरह के होते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। वर्षाधारी मेघ का मतलब है जो धरती के सर्वाधिक करीबी होंगे बादल, वो बरसात करते हैं। जैसे कि तीन लेवल हैं इसके, एक लोअर लेवल है, ये एक लोअर लेवल है, एक है मीडियम लेवल, एक है हाई लेवल। ये तीन इसके भाग हैं। तो अगर आप हाई लेवल में देखेंगे तो 6000 मीटर के अबव होते हैं, 6000 मीटर के अबव, वो तो बरसात नहीं करते हैं, साइरस क्लाउड होते हैं वो, ठीक। तो और मीडियम लेवल क्या होता है? 6000 मीटर के नीचे, मतलब कि 2000 से 6000 कर देते हैं इसे। और ये होते हैं 2000 मीटर, ठीक, प्लस।
तो जो लोअर लेवल के नीचे बादल होते हैं वो वर्षा करते हैं। जैसे ये कम्युलस क्लाउड जो हैं ये नहीं करेंगे, स्त्री मेघ नहीं करेंगे। एक होते हैं सीरो कम्युलस क्लाउड, वो वर्षा करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते। तो वर्षा स्त्री मेघ जो है ये वर्षा में करते हैं। साइरस क्लाउड जो होते हैं सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ये पक्षा में हैं साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड जो हैं ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक, हाई लेवल पे, ठीक है। और जो ये आपके कम्युलस क्लाउड हैं ये आपको पाए जाएंगे आपके मीडियम लेवल पे, ठीक, मिड लेवल लिख देता हूँ, मिड लेवल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ से है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कौन से मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं। तो उसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो फिर भी आप देख लीजिएगा कि मध्यपुर का कहाँ पे है, जो उड़ीसा है ना। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित वह है। ट्रॉपिकल डेसिडियस वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन और पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस वन। ये कौन से वन होते हैं जहाँ, जो भारत में दो तरह के वन पाए जाते हैं, एक तो ये पाए जाते हैं, एक वेट ट्रॉपिकल पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो एक है उष्ण पर्णपाती, कटिबंधीय हटा दीजिए आपसे, ठीक है। तो उष्ण पर्णपाती वन और एक आर्द्र पर्णपाती वन, दो तरह के वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में इसी अनुपात में होती है, इसलिए ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। व्यास नदी जो हिमाचल और भारत पंजाब से होकर बहती है किस नदी पे मिलती है। तो व्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है, तो जाहिर बात है पंजाब हिमाचल में होगी नहीं, तो ये होगी सतलुज में, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसको आप पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं अधिकतर कि इनका माउथ कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं हम लोग, हम रावी सतलुज। इनका ओरिजिन तो अलग अलग है, सबका ओरिजिन भारत में ही है, सिर्फ सतलज को छोड़ के, ठीक, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो इसका जो माउथ है, इनका जो माउथ, ये अपना जल कहाँ मिलती हैं कहाँ गिराती हैं, तो इनका माउथ जो होगा वो आपका चिनाब में होगा, चिनाब में, ठीक है, चिनाब में, ठीक। और बाकी का, और सतलुज का मैंने बता दिया कि भारत में उद्गम नहीं होता, बाकी का भारत से ओरिजिन होता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हैं भारत में, हिमाचल प्रदेश में कहीं का होता है कि, है ना। तो जैसे चिनाब है, रावी है, इनका रोहतांग दर्रे से होता है उत्तर भारत में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड को माना जाता है। देखिए न्यूजीलैंड द्वीप समूह मतलब ये मार्शल आइलैंड के भाग हैं ये सारे, ठीक है, हवाई द्वीप को छोड़कर, मैक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, और अब यहाँ तक कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मार्शल आइलैंड है, ठीक, मार्शल द्वीप समूह है, मार्शल, ठीक, लैंड के भाग है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशिया का भाग है माना जाता है, वैसे अलग अलग हैं लेकिन अगर देखा जाए तो ये पॉलिनेशिया के भाग माने जाते हैं, ठीक है।
और इनका जो, बस इतना ही समझ लीजिए हम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स, हवाओं का देश कहा जाता है? तो ये तो डेनमार्क है। स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, ठीक। ये सब जो हैं हवाओं के देश के रूप में ही जाने जाते हैं। डेनमार्क क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर प्रोडक्शन होता है वो अधिकतर विंड एनर्जी के थ्रू होता है। विंड एनर्जी में भी इनका नंबर वन स्थान रहता है इन देशों का, ठीक है। और जिस ये लैटिट्यूड पे हैं वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हवाओं का जो प्रवाह है वो ज़्यादा है। भारत, चीन, जर्मनी तो हो ही नहीं सकते। और ये डेनमार्क जो हैं ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री होती हैं, 5 स्कैंडिनेवियन कंट्री कंट्री हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसे नॉर्वे है, ठीक। आइसलैंड है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? बाउंड्रीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाउंड्रीज काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इनका रिवीजन जरूर करके जाइएगा अंतिम समय में। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश जो चाइना से तो करता है, लेकिन और किसी से नहीं करता। असम भी चाइना से करता है। और ये पूरा दो अथवा अधिक देशों से, दो तो होने ही चाहिए मिनिमम। और मिजोरम भी नहीं करता, तो ये त्रिपुरा होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल्ड लोकल विंड है, ठीक है, स्थानीय हवा है? तो सेंटा आना, चिनूक, मिस्टर और लू। लू तो भारत में चलती है, और कोल्ड पूछ रहे हैं, तो लू गर्म हवा है, ठीक है। ये भारत में चलती है थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में, ठीक है। और ये हॉट विंड है, ठीक, हॉट है। सेंटा आना, ये भी अमेरिका में चलती है, ये भी हॉट है। चिनूक, ये भी अमेरिका में चलती है, ये भी हॉट है। मिस्टर फ्रांस में चलती है, ये कोल्ड है, ठीक है। और चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं, ठीक है, स्नो ईटर भी लिख लेते हैं आपसे। तो ये स्नो ईटर भी कहते हैं, ठीक। स्नो ईटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर स्नो ईटर विंड पूछी जाए तो चिनूक हो गया, ठीक। और भी हैं, हरमट्टन है, हरमट्टन चलती है अफ्रीका की तरफ, है ना। तो उसे डॉक्टर विंड कहते हैं, इजिप्ट की तरफ चलती है, मिस्र में। हरमट्टन, एक हरमट्टन भी है हॉट विंड, ठीक है। हरमट्टन, ये डॉक्टर विंड कहते हैं, डॉक्टर विंड, ठीक। ये कहाँ चलती है? इजिप्ट में, इजिप्ट में है, हॉट विंड है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन और काला सागर के बीच में, बताया था अभी मैंने आपको पहले ही, कॉकेसस है। कैस्पियन और काला सागर, एक यूरोप में है और एक एशिया में है, दोनों के बीच में है, तो कॉकेसस है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लैक सी पे स्थित देशों के नाम,
इस पर स्थित देशों के नाम देख लीजिएगा, देशों के नाम, ठीक है। और एशियाई काले सागर में स्थित एशियाई देश कौन से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। काला सागर, ब्लैक सी, एशिया के देश। देश, ठीक? ये दो चीज़ें आप ध्यान से इनको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र या महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच है। ठीक, ये भी अच्छी चीज़ है। किन किन देशों की सीमाएं जो हैं समुद्र से लगती हैं और किन देशों को नहीं लगती। कौन से देश जो हैं अरबियन सी से लगती सीमाएं, किसी की अंटार्कटिका से लगती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सीरिया लैंड लॉक्ड है, जॉर्डन लैंड लॉक्ड है, अजरबैजान लैंड लॉक्ड है, आर्मेनिया की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती। ठीक, बाकी की लगती है। ये अजरबैजान जो है काला सागर से ही लगते हैं सब, ठीक है। भूमध्य सागर और काला सागर से इनकी सीमाएं लगती हैं बाकी देशों की। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है। तो अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। तो सेल, डट, हैलाइट या चौक। तो चौक भी बनती है लेकिन इसके रूपांतरण से, ठीक, जब कन्वर्ट होती है तो। ये स्लेट है, ठीक है, सेल लिखा हुआ है लेकिन इसे आप स्लेट समझिए, ठीक, स्लेट। अब सारे चट्टाने जो हैं ये सेल चौक जो हैं ये सब जीवाश्म संबंधी फॉसिल्स जो होते हैं ना, मरे हुए जानवरों के या फिर पेड़ पौधों के जो फॉसिल्स बचते हैं ख़त्म होने के बाद, सड़ने के बाद, उनसे ये रॉक्स बनती हैं, नदियों के जमाव से, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की रबी फसल है। उत्तर भारत राज्यों की, दक्षिण राज्यों की अलग होती हैं। तो चावल, बाजरा, जौ और रागी। तो इसका आंसर होगा जौ। अन्य फसलें कौन सी हैं रबी की उत्तर राज्यों में। तो आप देख सकते हैं, गेहूं है जैसे, और चना हो सकती है, और तिलहनी फसलें हैं जैसे होती हैं सरसों, है ना, तो वो हो सकती है। और मटर हो सकती है, ठीक। और कौन सी हो सकती है। और तंबाकू जो है वो भी एक तरह से रबी की फसल में गिनी जाती है, ठीक है। तो उत्तर भारत पूछा गया इसलिए जौ, ठीक। ओके, समाप्त हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास जो आपकी थी, ये विभिन्न सालों के कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जो आ सकते हैं, तो इनके आधार पर आप प्रश्नों को देख सकते हैं अपने किन किस हिसाब से चीज़ें आई हैं। और अगले क्लास में भी मैं ज्योग्राफी के ही कुछ पीवाईक्यू लाऊंगा, और एक क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं पीपीटी लेके आऊँगा जिसमें आपके एग्ज़ाम का रिवीजन हो जाएगा। जिनको सिलेबस में चीज़ें हैं या फिर कुछ छूटी हुई चीज़ें रिवीजन के लिए हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।